learners, welcome to Excellence Family. Myself Krishna Rathore and I will teach you 10th biology in हिंदी. सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है. अब इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्पिरेशन सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसको कहा जाता है, ठीक है. इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं हमारे श्वसन तंत्र के बारे में या फिर कहें उस जीव प्रक्रम के बारे में जिसके द्वारा हम आज जीवित हैं. हम सांस ले सकते हैं, हम सांस छोड़ सकते हैं, ठीक है. अब नॉर्मल लैंग्वेज में जो व्यक्ति श्वसन के बारे में या फिर रेस्पिरेशन के बारे में नहीं जानता है वो सिर्फ ये समझता है कि सांस लेना ही क्या है, यहाँ पर रेस्पिरेशन है. लेकिन नहीं, इसके प्रक्रम में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं होती हैं. उन्हीं सब बातों को बताने के लिए डिटेल में मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट जैव प्रक्रम या फिर नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जिसका नाम है श्वसन या फिर रेस्पिरेशन. अब ये श्वसन या रेस्पिरेशन जो होता है इसमें मुख्य काम क्या है या फिर ये किस प्रकार से हमारी बॉडी में अकर करता है, किस प्रकार इसमें जो अंग रहते हैं श्वसन अंग वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं और काम करते भी हैं तो किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हमारे शरीर में होती हैं इस प्रक्रिया के दौरान, ठीक है. तो वही हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं. जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग भिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा उत्पादन करने के लिए करती हैं. विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं. कुछ ऑक्सीजन का उपभोग है ना, ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं. जबकि अगर अपन कुछ दूसरे पद पे जाएं तो दूसरे पद का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती हैं, ठीक है. अब यहाँ पर अपन को दो कंडीशन दी गई है. क्या दिया गया है कि पहले जो जीव रहेंगे वो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है, C6H12O6 उसको जो है ऑक्सीजन के साथ में जो ऑटो हम इनहेल करते हैं उस ऑटो के साथ में क्रिया करके क्या बना देंगे, CO2 + H2O यहाँ पर बना देंगे, ठीक. मतलब कि उस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर जो है इस भोज्य पदार्थ का यूज करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी. लेकिन कुछ जीव जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट के साथ में इस ऑक्सीजन का यहाँ पर प्रयुक्त नहीं करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पर यूज नहीं होती है, ठीक है. तो इस प्रकार की प्रोसेसेस जो है कुछ अलग अलग प्रकार के जीवों में होती है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणुओं का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में क्या कर देता है, विखंडन कर देता है, ठीक है. अपन यहाँ पर डायग्राम नीचे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है ना. पाइरुवेट ने क्या किया, यहाँ पर ये ग्लूकोज है जो कि क्या है 6 कार्बन वाला अणु है ना, कोशिका द्रव्य में स्थित है. इस पाइरुवेट को इसने क्या किया, 3 वायु में अणु उसमें इसको क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, 3 कार्बन अणु में परिवर्तित कर दिया. कैसे कर दिया यह भी मैं आपको बताऊंगी कैसे किया जाता है. यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है, ये ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव आता है. तो आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रक्रम है ये कहाँ पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है. इसके पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है. अब यहाँ पर जो ये प्रक्रम था इस प्रक्रम में आप देख सकते हो कि क्या क्या मिला, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड बनी और जल बना प्लस एनर्जी यहाँ पर निकलेगी कुछ मात्रा में, ठीक. लेकिन इस प्रक्रम में यहाँ पर क्या हो रहा है कि कौन सा इथेनॉल बन रहा है, ठीक है. यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड रहेगा वो क्या रहेगा, आपका इथेनॉल रहेगा, ठीक है. तथा कार्बन डाइऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर CO2 नहीं बनती. जैसे कि अपन बात करें कुछ एक कोशिकीय यीस्ट जो होता है उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया होती है ना. अब देखिए यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है. ये अवायवीय श्वसन करते हैं, अवायवीय या फिर एनाबोरिक जो है इसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिसमें कि क्या होता है वायु की उपस्थिति नहीं होती या फिर वायु की उपस्थिति की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं होती है. इसे हम अवायवीय श्वसन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरुवेट के अणु को विखंडित करके
ठीक है, पायरुवेट अणु को विखंडित करके तीन कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को देता है और दूसरा उत्पाद क्या बनता है, जल बनता है। अब ये प्रक्रम जो है किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए ये श्वसन कौन सा कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। अक्सर जो है एनारोबिक और एरोबिक जो है रेस्पिरेशन में अंतर पूछा जाता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। तो यहाँ पर इनका मुख्य अंतर क्या रहता है, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन सा श्वसन है, अवायवीय श्वसन, और ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो श्वसन कहलाएगा आपका कौन सा, वायवीय श्वसन। ठीक है, जिसमें आवश्यकता होगी वह वायवीय और जिसमें नहीं होगी वह अवायवीय श्वसन। आगे चलते हैं, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमको जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए खाते हैं, किसके लिए खाते हैं, ताकि हम ज़्यादा एनर्जी का जो है यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरोबिक में यानी कि वायवीय में जो है ऊर्जा की अधिक मात्रा निकलेगी जबकि अवायवीय में नहीं निकलेगी। तो इसका कारण अपन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है ना, और ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं तो यहाँ पर ऊर्जा का ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होता है। कभी कभी हम जो है, अब यहाँ पर एक और तीसरी बात अलग आती है, कभी कभी हम हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले लैक्टिक अणु में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प के कारण हो सकता है ना। जो थकान होती है, अगर अपन ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर लेते हैं उस समय जो है हमारी शरीर में वो काय के रूप में परिवर्तित होने लगता है, लैक्टिक अम्ल जो है यहाँ पर फॉर्म होने लगता है। ठीक है, हमारी पेशी कोशिका में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिसके द्वारा यहाँ पर क्या होने लग जाता है, हमें क्रैम्प मतलब कि जो शरीर में एकदम ऐंठन आना बोलते हैं ना, पर उस चीज़ का जो है यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है लैक्टिक अम्ल जम जाता है और ऊर्जा यहाँ पर निकल जाती है। अब यहाँ पर अपन देखें कि ये जो 3 कार्बन अणु है इसका क्या फंडा है। ठीक है, आपको पता है हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं वो किसके रूप में संचित होता है, एटीपी के रूप में संचित होता है ना। हम कोई फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इससे तो हमारा शरीर चलता नहीं है, जैसे कि व्हीकल्स का चलता है। हमारा शरीर किससे चलता है, एकमात्र सोर्स क्या है इसका, एटीपी का है। ठीक है, आपको पता है कि अगर अपन मान लीजिए कि अपना शरीर जो है इसमें फ्यूल क्या है, मतलब कि अपना शरीर कैसे चल रहा है, खाद्य पदार्थ से चल रहा है। ठीक है, तो उस खाद्य पदार्थ का विखंडन होना यहाँ पर क्या होता है, ज़रूरी होता है ना। सपोज इट कि आप अगर जंगल गए, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाए, तो वहाँ से जो वो लकड़ी तोड़ के लाते हैं आप बिल्कुल ऐसा ट्रंक का ट्रंक ही या फिर हम कहें वो बंडल का बंडल ही उसमें तो नहीं डाल दोगे, पूरा नहीं जला दोगे उसको। क्या करते हैं अपन, पहले उसको काटते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या बनता है, वो फिर फ्यूल बनता है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, फ्यूल बन गया। उस फ्यूल से अपन को क्या गेन करना है, एनर्जी गेन करना है। ठीक है, तो ये एटीपी क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है एटीपी में फॉस्फेट के कितने अणु रहते हैं, 3 अणु जो है इसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, फॉस्फेट के 3 अणु यहाँ पर जुड़े हुए रहेंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अपन कहते हैं। अब यहाँ पर जब क्या होता है कि अपन क्या बोल रहे हैं कि ये जो है इस फॉर्म में हमारे शरीर में ऊर्जा संचित रहती है। तो जब अपन क्या करते हैं, ऊर्जा का संचय करते हैं, यानी कि हम ऊर्जा का संचय करते हैं काय के लिए, उसका यूज़ करने के लिए। हम इनकम जो है अपना सेव करके रखते हैं काय के लिए, भविष्य में उसके उपयोग के लिए। तो यहाँ पर भी जब अपन एनर्जी को सेव करके रख रहे हैं तो कभी ना कभी तो अपन क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे ना, है ना। तो जब अपन इसको यूज़ करते हैं तब ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में। मतलब कि एक फॉस्फेट अणु यहाँ से क्या हो जाता है, निकल जाता है और 2 अणु यहाँ पर बच जाते हैं। तब अपन इसको क्या कहते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन क्या कहेंगे अपन इसको, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब अपन क्या कहेंगे इसको,
कहते हैं। ठीक है, क्यों कह रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया। पहले 3 अणु के रूप में संचित थी, जब अपन को आवश्यकता होगी अपन क्या करेंगे, इसमें से ऊर्जा को, एनर्जी को गेन करेंगे, तब यहाँ पर एक ही क्या रह जाएगा, फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट रह जाएंगे, तब ये एटीपी से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी और एडीपी की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, प्लस ये भी याद रखिएगा किस प्रकार से इनका वर्क होता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से ये 6 कार्बन वाला जो अणु रहता है वो प्रोसेस जो है किस प्रकार से होती है। यहाँ पर विभिन्न पथों में अपन को ग्लूकोज का जो है विखंडन दे रखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अपन क्या बोल रहे हैं, 6 कार्बन वाला अणु। 6 कार्बन वाला अणु क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें कितने अणु हैं, यहाँ पर 6 कार्बन अणु हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है, ये श्वसन की जो क्रिया है, मैं आपको कौन सी बोल रही हूँ, सेल्युलर, यानी कि अभी अपन कौन सी पढ़ रहे हैं, कोशिकीय श्वसन की क्रिया पढ़ रहे हैं कि आंतरिक जो श्वसन होता है कोशिकाओं में, तो ये कोशिकीय श्वसन किस प्रकार से होता है, सेल्युलर रेस्पिरेशन में आपको बता रही हूँ। उसके बाद में अपन जो है वो लंग्स वाला पढ़ेंगे, किसे लंग्स में जो है ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है आपकी, ये काय में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य में यहाँ पर क्या होता है कि ये 6 कार्बन वाला अणु जो है, 3 कार्बन वाले अणु में क्या होता है, पाइरुवेट में जो है ये चेंज होता है। अब अलग अलग प्रकार से इसकी क्रिया होगी। ये अपन काय में पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। ठीक है, मतलब कि ये रेस्पिरेशन या फिर ये प्रोडक्ट तब बनेंगे जब उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी। तो जब ये ग्लूकोज रहेगा जो पाइरुवेट में चेंज हो रहा है, अगर ये यीस्ट में होगा, चूंकि यीस्ट क्या है, यूनिसेल्युलर है, इसमें ये प्रक्रिया होगी, तब ये क्या बनाएगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, किसके रूप में बनाएगा, ये 2 अणु बनाएगा, किसके, कार्बन के। अब यहाँ पर ऊर्जा के, कार्बन के जो है 2 अणु बन रहे हैं, प्लस क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। यहाँ पर क्या नहीं बन रहा है, आपका CO2 जो है बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, एक और इथेनॉल भी बनता है। चूँकि मैंने आपको प्रीवियस अभी बता दिया है कि ये एक कोशिकीय जीव है और इनमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इनकी सेलुलर एक्टिविटीज़ बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर अगर जितना भी एनर्जी यहाँ पर बन जाती है उसके लिए क्या होती है, पर्याप्त रहती है। ठीक है, दूसरा अगर अपन यहाँ पर देखिए, हमारी पेशी कोशिकाएं जो रहती है, हमारी मसल्स जो रहती हैं, ठीक है, जब अपन ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते भागते हैं, उस समय जब अपने शरीर में थकान होती है ना, तो अपन जो है श्वसन कौन सा करने लगते हैं, एनाबोरिक जो है अपन श्वसन करने लगते हैं, या फिर अनाक्षीय श्वसन अपन यहाँ पर करने लगते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, उस समय अपने शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन का अभाव होगा। तो जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तब हमारे शरीर में CO2 की जगह क्या बनने लगेगा, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस होने लगेगा। मतलब कि जब अपना शरीर थकान में रहता है तब उस समय हमारे शरीर की पेशियों में, मसल्स में कौन सा अम्ल जम जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। प्लस ऊर्जा और 3 कार्बन वाला अणु जो है यहाँ पर बन जाएगा, मतलब कि ATP यहाँ पर, मतलब कि ATP के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज क्या हो जाएगा, यहाँ पर संचित हो जाएगा। अगला अपन चले यहाँ पर, वो सेम प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, कहाँ पर होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ये जो थी अपनी, ये दोनों प्रोसेसेस, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का अभाव था, जबकि ये वाली जो प्रोसेस है इसमें क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है। तो जब ये प्रोसेस इस प्रकार से होती है, यहाँ पर अपन इसका क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, C6H12O6। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, मतलब कि O2 यहाँ पर क्रिया करेगा। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनेंगे, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या होती है, इसकी क्रिया होती है। तो ये प्रोडक्ट अपन को यहाँ पर मिल गए। ठीक है, ग्लूकोज, अब ये श्वसन कौन सा है आपका, वायवीय श्वसन है, क्योंकि इसमें किसकी उपस्थिति में है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको, CO2 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए इस CO2 का क्या होता होगा, ये CO2 जो है, सॉरी, ये जो आपका ऑक्सीजन जो है, ये किसके माध्यम से,
अपनी रक्त के माध्यम से, है ना। ये CO2 ये O2 जो है आपका, जब आप रेस्पिरेशन करते हो, है ना, अभी इसका ऑक्सीकरण किससे होगा, भोज्य पदार्थ का, किस प्रकार से होता है। ये जो O2 हमने ग्रहण की है, ये O2 किसके माध्यम से जाती है, हमारे रक्त के माध्यम से किसको ले जाती हैं, इस भोज्य पदार्थ को ले जाती हैं, ठीक है। C6H12O6 को ये ले जाती है रक्त के माध्यम से। अब चूंकि मैंने क्या बताया आपको अभी कि ये रक्त जो है हमारा, इस रक्त में ये जो है मिल नहीं सकता है, मतलब कि सॉल्युबल नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा जो रक्त होता है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार का पिगमेंट होता है। वो हमारे रक्त में क्या होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है ना, पिगमेंट कहें या फिर उसको वर्णक कहें, उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है उसका, हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से जो है हमारे शरीर का जो रक्त है वो हमको लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये O2 जो है उस रक्त में किसके माध्यम से मिल सकती है, हीमोग्लोबिन के साथ में मिल सकती है। ऐसे ये ऑक्सीजन जो है क्या नहीं हो सकती है, सॉल्युबल नहीं होती है, इसलिए क्या नहीं कर सकती, डायरेक्ट नहीं जा सकती है, इसलिए इसके साथ में वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन इसी के साथ में शरीर के अन्य भागों तक पहुँचती है। अब ये हीमोग्लोबिन के थ्रू ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ पर पहुँचा, का माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, यहाँ पर ये O2 भी रहेगा और यहाँ पर C6H12O6 जो है इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाएगा। मतलब कि अब यहाँ पर ये काय के रूप में कन्वर्ट होगा, ATP के रूप में कन्वर्ट होगा। मतलब कि इस भोज्य पदार्थ का संचय किसके रूप में हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हो गया। अब चूंकि सब संचय यहाँ पर किसके रूप में हो गया, ATP के रूप में हो गया। पर अब जब अपन को ऊर्जा का यूज करना होगा तब अपन क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक ADP, एक जो है फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से हट जाता है, तब ये काय में बन जाता है ADP, यानी कि फॉस्फेट के कितने 1 2, तब अपन इसको क्या कहेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहेंगे, ठीक है। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया किसमें होती है, कोशिका में होती है। कोशिकीय श्वसन की अपन ने अभी यहाँ पर बात की है। इसकी थ्योरी भी देख लीजिए आप, क्या होता है, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही काय में परिवर्तित हो जाती है, ATP नामक अणु के रूप में संश्लेषित हो जाती हैं, जो कि कोशिकाओं की क्रिया के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। अभी मैंने क्या कहा आपको, अब हमारा शरीर जो है किसी कैरोसिन, घासलेट, है ना, पेट्रोल, इनसे नहीं चलता है, ये हमारे फ्यूल नहीं है। हमारा फ्यूल क्या है, हमारे शरीर का जो हीरो है जिससे अपन को एनर्जी प्राप्त होती है, वो क्या है, ATP है, ठीक है। क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे शरीर में जो है भोज्य पदार्थ का फिर एनर्जी का संचय होता है। ATP के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतररोष्म यानी कि एंडोथर्मिक क्रियाओं का प्रचालन करती है। अब यहाँ पर आपको छोटा सा ये दे रखा है, क्योंकि मैं आपको ये समझा चुकी हूँ कि ये क्या है, लेकिन फिर भी अपन इसको एक बार एज अ थियोरिटिकल देख लेते, ताकि जब आप बुक पढ़ेंगे तब आपको कन्फ्यूजन ना हो। ATP के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपन, ठीक है ना। तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्यों में या फिर हम कहें कोशिकीय प्रक्रमों के लिए बहुकोशिकीय जीवों में मुद्रा क्या है ना, संचय की मुद्रा क्या है। तो हमारे लिए मुद्रा क्या है, हमारी करेंसी क्या है एनर्जी की, ATP है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का प्रयोग ADP तथा अकार्बनिक फास्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, देखिए ADP है ना, उस ADP से क्या किया, एक फॉस्फेट समूह आके जुड़ गया, प्लस एनर्जी है यहाँ पर। तो ये ADP जो है इस एक और फॉस्फेट के साथ में जुड़ करके किसका निर्माण कर देता है, यहाँ पर ATP का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कर देता है। आंतररोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी ATP का उपयोग करके कोशिकाओं के प्रचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद ATP में जब अंतस्थ फास्फोर संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा यहाँ पर मोचित होती है। ये ध्यान रखिएगा आप, इसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड्स में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कहा है अपन को करने के लिए, देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार के लिए अन्य उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में ATP का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। अब हमारे शरीर में जो है क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और विभिन्न प्रकार के
कार्य करने के लिए अपन को मुख्य रूप से काय की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एनर्जी के हम यहाँ पर ये क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आके देखते हैं अपन आगे और क्या क्या होता है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतराकोशिकीय अवकाश सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। विसरण हम समझ सकते हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि विसरण या डिफ्यूजन क्या है ना। जब दो वस्तुएं या फिर दो पदार्थ स्वतः मिल जाते हैं तभी उसको क्या कहते हैं, अपन विसरण कहते हैं। तो यहाँ पर पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा या विसरण के द्वारा होता है। कोई पौधों के ले जाकर तो नहीं देता है कि ये लीजिए आप, आपके लिए CO2 लाए हैं, हम ये लीजिए आप, हम आपके लिए O2 लेकर आए हैं, है ना। यहाँ पर ये क्रिया किसके द्वारा होती है, विसरण के माध्यम से होती है। ये कोशिकाओं में उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती हैं। अब कैसे निर्भर करती है, देखो रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। इसका मतलब क्या है, पौधे जो हैं मुख्य रूप से दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और यहाँ पर जो CO2 गैस है वो भी निकालते हैं। मतलब कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण और ये क्रिया जो है साथ साथ में चलती है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों एक साथ यहाँ पर चलता है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुबह के समय जो है, अगर अपन बात करें पौधे में, तो सुबह के समय या फिर दिन के समय यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की मात्रा इनको भरपूर मात्रा में मिलती है। तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन दोनों करते हैं। उस मात्रा में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये CO2 को क्या करते हैं, O2 को एक्सेल करते हैं और CO2 को इनहेल करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा इनका जो फोटोसिंथेसिस है वो पूरा हो जाता है। लेकिन रात्रि के समय इनको क्या नहीं मिल पाता है, प्रकाश नहीं मिल पाता है। उस समय वहाँ पर इनका फोटोसिंथेसिस करना बिल्कुल बेकार है, कर ही नहीं पाते हैं। तो इस समय ये रात्रि के समय क्या करने लगते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने लगते हैं। इसी प्रकार से जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं या फिर मरुस्थल में रहने वाले जो पौधे रहते हैं, आपको पता है वहाँ पर क्या होता है, तापमान इतना हाई रहता है कि अगर वे दिन के समय अपने रंध्र खोलें तो तुरंत जो है उनके अंदर जितना भी वो पानी को संचित करके रखते हैं उतना क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसका बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। मतलब उसमें तो पानी बचेगा नहीं। और वैसे भी ये मरुस्थलीय पौधे क्या करते हैं, पानी को सेव करके रखते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। तो इसीलिए ज़ीरोफाइट्स जो रहते हैं मरुस्थलीय पौधे, ये दिन के समय तो क्या करते हैं, अच्छी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और रात्रि में उसको जो है फूड मैकेनिज्म के रूप में उसका यूज़ करते हैं, सेव करते हैं पहले और फिर उसका यूज़ करते हैं। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन का ही उपयोग करना पड़ता है। तो इतने भाग में तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, यहाँ पर कोशिकीय श्वसन पढ़ा है कि किस प्रकार से जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकाओं में किस प्रकार से जो ऑक्सीजन है वो पहुंचता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप, अब मैंने क्या बताया आपको, जो यहाँ पर आपका क्या है, O2 है। ठीक है, उस O2 को ले जाने के लिए यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको Hb की आवश्यकता पड़ेगी। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही वो O2 कहाँ पहुँचेगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक या फिर अन्य भागों तक पहुँचेगा। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि ये O2 जो गैस है ये तो Hb ले जा रहा है, तो CO2 कौन ले जाएगा। चूंकि CO2 क्या रहती है, सॉल्युबल रहती है। CO2 को ज़्यादा क्या नहीं करना पड़ता, उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं, उसको तो निकलना ही है। वेस्ट जो हमारे शरीर का रहता है उसको निकलना ही पड़ता है कोई से भी प्रोसेस से। तो ये भी क्या है, CO2 भी क्या है, हमारे शरीर का एक तरह से वेस्ट मटेरियल है। तो ये भी क्या हो जाता है, सेल्यूलर मीडियम से जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसके लिए किसी पिगमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये खुद ही क्या कर जाता है,
निकल जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में तो हमने पढ़ा है कि इस प्रकार से कोशिकीय श्वसन होता है। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फेफड़ों के स्ट्रक्चर के बारे में कि किस प्रकार से लंग्स के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हमारे जो लंग्स रहते हैं उनकी मैकेनिज्म रहती है, श्वसन के दौरान कौन कौन से भाग, कौन कौन से अंग इसमें पाए जाते हैं। सो वेट कीजिए, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।